हज़रात ख़वातीन आदाब। डॉक्टर खान्स मेडिकल जोन में आपका इस्तकबाल है। पिछले एपिसोड में हमने आर्थराइटिस पर गुफ्तगू की थी। तंगी वक्त के सबब हम उस गुफ्तगू को मुकम्मल ना कर पाए, अधूरी रही। उस सिलसिले को हमने इस एपिसोड में लिया है। वो सिलसिला हम इस एपिसोड में जारी रखेंगे। डॉक्टर साहब देखिए, कुछ हमारे सुनने वालों ने, हमारे नाजरीन ने, जैसा कि मुंबई से शरद सक्सेना साहब और फिर मुंबई थाने से महबूब अली साहब जी, शिमला से अबू तालिब साहब बट माशाल्लाह, शिमला से ही महबूबा तालिबा साहिबा और बेंगलुरु से अब्दुल रहमान साहब, इन्होंने हमारे प्रोग्राम को पसंद किया है और ख्वाहिश जाहिर की है डॉक्टर साहब कि हम इस सिलसिले को जारी रखें। हमारा भी यही इरादा था। जी। तो आज हम ऑस्टियो आर्थराइटिस पर, यानी ये एक किस्म आर्थराइटिस की जो है, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में बताया था, 2 अक़साम थी, एक किस्म पर हमने गुफ्तगू की थी। इस बार हम लोग इस एपिसोड में ऑस्टियो आर्थराइटिस पर गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर साहब। जी। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये बीमारी असल में है क्या डॉक्टर साहब? जी। What is arthritis? Osteoarthritis is the most common form of arthritis affecting millions of people worldwide. It occurs when the protective cartilage that cushions the ends of the bones wear down over the period. मतलब क्या हुआ कि हर हड्डी के ऊपर एक तरह का खौल होता है जो नर्म हड्डी होती है। अक्सर खाते हुए जानवरों में देखा होगा, कुछ नर्म हड्डी होती है जिसे चबाया जा सकता है, जिसका रंग सफ़ेद होता है और वो दबती है, कुशन वाला है वो ये नहीं, वो एक्चुअली कुशन, जैसे कि एक आदमी कोई ऊपर से नीचे कूदता है तो जो यूँ हो के जब यूँ होगा तो वो जो है कुशन का काम करता है, यानी स्प्रिंग एक्शन का काम करता है, शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है। वो जो दैट इज कॉल्ड, वो जो कार्टिलेज बोन होती है वो, तो ये कार्टिलेज बोन बार बार के चलने से, बार बार के फिरने से जो है चलते 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 घिसने लग जाती है। वो एक ही जगह पर इस तरह करा, इस तरह किया, इस तरह किया, तो इस तरफ से जो है घिसने लग जाती है। जब वहाँ घिसकर उसकी मोटाई पतली होकर हड्डी के करीब पहुँचती है तो तकलीफ शुरू होती है, तो दर्द सा तकलीफ शुरू होती है, दर्द होता है। तो इसके लिए उसे कहते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कार्टिलेज बोन के वेयर एंड टियर की वजह से ये होता है, इसे आर्थराइटिस कहते हैं। यानी वो जो नर्म हड्डी होती है वो घिसते घिसते पतली हो जाती है और या तड़प जाती है, या वेयर एंड टियर हो जाता है, या एकदम से क्रैक हो जाती है वो, तो इसकी वजह से जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। और फिर ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये जॉइंट पे भी हो सकता है, इस जॉइंट पे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, बदन के किसी भी हिस्से में जहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा है उस हिस्से में जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस का अच्छा होता है। यह पर्टिकुलरली मोस्ट इफेक्टिव इज कि हाथों और घुटनों में, हिप मतलब जो यहाँ पे है कमर की, और उसके बाद स्पाइन की हड्डी, जी, स्पाइन की हड्डी, इन तमाम में जो है जब दर्द पैदा होता है तो इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है इसको। जी डॉक्टर साहब, ये बीमारी लाहक कैसे होती है, इसके असबाब क्या है? जी, दरअसल क्या है, हमें कैल्शियम की इस बीमारी के लिए बताऊँ मैं, इस बीमारी में हमारी को जिस्म को जो है कैल्शियम की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। कैल्शियम से क्या होता है कि हड्डियाँ मजबूत रहती हैं, बिल्कुल मजबूत रहती हैं हड्डियाँ। तो अगर कैल्शियम कम होता है तो हड्डियों में वो दमखम बागी नहीं रहता, ते बिकम स्पॉन्जी लाइक हो जाते हैं, स्पॉन्ज जैसी चीज़ें, यानी जिसमें जो है जमा हुआ नहीं रहता, गोदा जमा हुआ हड्डियों का सेल नहीं रहता, बल्कि अलग अलग दूर से रहते हैं ये। तो इसकी वजह से जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस का आना लाख हो जाता है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, आपने पहले शुरू में बताया कि सख्त हड्डियों पर ये खोल सा होता है, वो नर्म हड्डी होती है, और उसके घिसते घिसते तड़क जाने से या घिसते जाने से ये आर्थराइटिस, उसके इंजर होने से भी हो सकता है, तो उसके इंसान की ओबेसिटी बहुत ज़्यादा, अगर कोई मोटा हो गया हो तो उसका जो वज़न है वो मेन जॉइंट्स, जो लोड बेरिंग जॉइंट जिनको कहा जाता है, उसके ऊपर ज़्यादा होता है। तो जब इस तरह से ज़्यादा होता है तो जॉइंट को तकलीफ होती है, चर चर की आवाज़ आती है, चलते हुए खुर की आवाज़ आती है, बैठते हुए चटकने की आवाज़ आती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है इसकी वजह से होती है कार्टिलेज का। अच्छा, मैं ये बता रहा था, जैसा आपने कहा कि ये बतदरीज ये सिलसिला रहता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो घसती है। तो इससे ये जाहिर होता है डॉक्टर साहब कि बिमारी अचानक लाहक नहीं होती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता। ये कैसे डॉक्टर साहब? ये बिल्कुल अचानक का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये बुखार खांसी जैसी नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा समझ। इसमें मैं बता दूँ आपको कि अब ये पेनफुल और स्वोलन जॉइंट हो जाती है इसमें, वो इसलिए
ये सोजिश, लास्ट टाइम हमने गुज़श्ता बात हमने हाँ जी जी, सोजिश और सोजन की वजह से जो है जॉइंट के ऊपर का जो हॉल है वो सूज जाता है, सूज कर जो है थोड़ा सा मोटा हो जाता है, जिसकी वजह से जॉइंट का बाहरी हिस्सा पेनफुल हो जाता है और फिर वो गुलाबी रंग का होने लगता है, छूएंगे तो उसमें गर्मी ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह से जो है ये ब्रेक डाउन होकर के ये लाभ होता है। बहुत अच्छा, इसके इलाज की तरफ से डॉक्टर साहब मुमकिन है? अब इसके यहाँ मुमकिन तो है इसके, लेकिन 100% जो 25-30 साल की उम्र में जो था उस तरह की जॉइंट तो नहीं बन सकती। आपको जो है कैल्शियम की मिकदार बहुत ज़्यादा खिलानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है। वो देंगे तो हड्डियाँ जब मजबूत हो जाती हैं तो इसकी इंटेंसिटी जिसको कहते हैं, इसकी जो इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि उस पर जो शिद्दत आती है दर्द की शिद्दत कम हो जाती है। ये इसकी वजह से जो है आराम से इंसान चलना फिरना लग सकता है। तो दवा के ज़रिए से भी ये हो सकता है, या फर्मेंटेशन, हार्ड फर्मेंटेशन, जैसे कि पोटेशियम परमांगनेट है या कोई दूसरी चीज़ ऐसी है जिसमें जो है वो गरम पानी, खौलते हुए पानी में टॉवल रख के ये करके निचोड़ लेंगे, फिर उस गर्मी को आप जॉइंट पे देंगे तो काफ़ी सुधार महसूस होती है उसके अंदर। हाँ, जैसे कि आपने अब जिक्र किया डॉक्टर साहब कि ये गर्म पानी या गर्मी से उसको उस दर्द को रोका जा सकता है। हाँ, ये सुनने में आता है डॉक्टर साहब, हम लोग देखते भी हैं कि कुछ हकीम, कुछ वेद लोग जो है ये अगर कोई हड्डी हट जाती है अपने जगह से, उसको खींच तान कर अपनी जगह बिठाते हैं। हाँ, क्या ये इलाज मुनासिब है? नहीं, ये क्या है, हड्डी की नेचर को आप पहले समझिए। नंबर एक क्या है कि इस तरह से जो जब मसल फट जाती है तो कोई डॉक्टर उसका इलाज नहीं करता जब तक उससे सुई कैसे नहीं होता। ये हड्डियों का मामला ऐसा है, ये आर्थराइटिस के अंदर एक हड्डी अगर टूट गई, जैसा कि बता रहा हूँ आपको, टूटने के बाद आप उसको इस तरह से करेंगे तो 2 साल के बाद ये सिंगल एक हड्डी बन जाती है। उसमें जम होने की, एक दूसरे में जस्ट होने की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। ये आर्थराइटिस ये नहीं मतलब उसमें खुसूसियत इस तरह के होते हैं कि वो जो है एक तरह से जम हो जाती है। तो ये लोग जो है इस बात का फ़ायदा उठाते हैं। अब उसको लेकर के खींच तान के सब जो हड्डी यूँ है यूँ हट गई तो उसे खींच के फिर यूँ बिठा देते हैं। यहाँ तक डॉक्टर साहब हड्डी तिड़क जाए ना, किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी मार की वजह से, तो उसका भी इलाज करते हैं। बिल्कुल, कस के बांध देंगे। वही कस के बांध देंगे तो अल्लाह का फजल हो जाता है ये। लेकिन इन दिनों जो है लोगों के पास इतना ज़्यादा वक्त है ही नहीं, क्योंकि जो है उसको वेट करे बोल के फटाक से गए, खोला उस रीजन को, टर्की हुए हड्डी को क्लैंप रख के स्क्रू किया, बिठाया, फिर और उसमें पेशेंट तैयार। हमारे पास जो है आज फुर्सत कम है। पिछले ज़माने में क्या था, 40 दिन 50 दिन की पट्टी बनी होती थी, वही तक लंगड़ा के चलता था इंसान, वो बैसाखियाँ लेकर के चलता था। तो इस तरह से पहले टाइम था, और आज जो है बिल्कुल टाइम नहीं। और डॉक्टर लोग अक्सर हम लोगों ने पहलवानों के पास से देखा, जी पट कहा करते थे, लाल मट्टी, चूना, हल्दी मिलाकर, खासकर अंडों का इस्तेमाल, अंडे की जल्दी, सफेदी का इस्तेमाल। दरअसल क्या है, कसकर जो बांधते हैं उसका असर होता है। तो चूना और हल्दी मिलाने से भी जो है कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत जो है एंटीबायोटिक यानी एंटी एनाजेसिक, जो दर्द को कम करने वाली जड़ी, तो हल्दी तो जैसा कि आपने सुना है पहले, तो इस तरह से जो है वो थोड़ा सा बहुत कम करता है। तो इसीलिए वो पट जैसा काम जो है पहले पहलवान किया करते थे। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके कुछ स्टेजेस भी होते हैं? हाँ जी बिल्कुल। दरअसल क्या है, इसके तकरीबन 5 स्टेज हैं। एक 0 स्टेज है जो बिल्कुल नॉर्मल, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं होना, इसे 0 स्टेज कहते हैं। दूसरा स्टेज जो है हल्का सा दर्द होता है, स्टेज नंबर 1, हल्का सा दर्द, यानी जिससे कि पैर उठा सकते हैं, कभी कभी जो है पैर उठाने की भी तकलीफ होती है, तो जो है आराम से हल्का सा ये रहता है। दूसरा उसके बाद माइल्ड सा दर्द रहता है, यानी ऐसा दर्द जिसको बर्दाश्त करके इंसान चल फिर सकता है। माइनर, माइल्ड, अब उसके बाद में मॉडरेट, एक ऐसा जो किसी का सहारा लेकर के, कई लोगों को आपने देखा होगा सीढ़ियाँ चढ़ते हुए पकड़ के चढ़ना, तो मॉडरेट किस्म का है। और दूसरा जो है सीवियर, यानी पाँचवा जो है सीवियर, बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल, पकड़ के उठाओ, पकड़ के बिठाओ। तो इन तमाम स्टेजेस को भी ऑस्टियोआर्थराइटिस में कहा जाता है कि 0, 1, 2, 3, 4, ये 5 स्टेज में डिवाइड होता है। अच्छा ये ऑपरेशन वगैरह भी होते हैं? जी। ऑपरेशन के बगैर भी इसका इलाज किसी दवा वगैरह से? नहीं, बताया ना मैंने कि आपने पूछा था तभी, जो है जो आमतौर पर ये हड्डियों को बिठाने के वाले जो हाथ वो नहीं एलोपैथी में
अगर हाँ एलोपैथी में जो है वो अब उसमें सबसे पहले तो उसको बिठा देंगे, हाँ। पट्टी से बांध देंगे, फिर उसके बाद में लेड लोशन डाल के उसको ये लपेटेंगे, हाँ। फिर दर्द कम करने की दवा देंगे, टोटल रेस्ट दे देंगे, उनको हिलने के लिए नहीं देगा, आहिस्ता 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 जो है वो रिजेनरेट होने लगता है वो, हाँ। तो उसमें जो हो जाता है वो। हाँ। तो यहाँ पे क्या है एलोपैथी में कि दर्द मार दवाओं का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ताकि जो है लोगों को तकलीफ न महसूस हो, शिद्दत महसूस ना हो, तो इस तरह से अल्लाह का कर्म हो जाता है। देखिए डॉक्टर साहब, हमने कोई गुफ्तगू तो की है, मैं आपसे चाहूँगा कि मिन जुमला जी। आर्थराइटिस पर हाँ मुफस्सल जी खुलासा जी आप हमारे नाज़रीन को पेश करें। सबसे पहली बात तो यह है कि हमें अपनी ग़िज़ा में कैल्शियम का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम अगर इस्तेमाल नहीं लें आप, कैल्शियम के बिना जो चीज़ें मिलती हैं, अब वो चीज़ों को आप छोड़ के आप करेंगे तो आपकी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। मैंने कहा था उनको एग्जाम्पल देने के लिए, थोड़ी देर के बाद बता देंगे वो, तो जो है वो कैल्शियम का लेना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा बहुत चलना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती पहलवानगिरी नहीं करनी है, भाग के दौड़ के जो एक ज़माने में किया जाता था वो ऐसा नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम लोग जो है आर्थराइटिस को पालने के बजाय उसको संभालना ज़रूरी है। वही कई लोग जो है पालते हैं, मतलब दर्द है बस कुछ भी काम नहीं करते और चलते फिरते रहते हैं, तो इसके लिए जो है उनको पालना नहीं बल्कि उसको संभालो। इस तरह से संभालो कि उसके ऊपर जॉइंट के ऊपर जोर नहीं डालना, जॉइंट के ऊपर मजबूरन वज़न नहीं डालना, अपने वज़न को भी कम करें ताकि जॉइंट के ऊपर पुशिंग का ये हो जाए, इस तरह से ना हो। तो इस तरह से करेंगे तो अल्लाह का कर्म है। जो 40 दिनों में अगर कोई शख्स कोने में बैठ रहा हो तो 50-50 साल के बाद जो है वो कोने में बैठ सकता है, अगर उसे संभाल कर हिसाब से एहतियात के साथ देकर किया गया। और कार्टिलेज को टूटने से बचाना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा चप्पल पहन के कुछ लोग चलते चंद दिनों के बाद चप्पल की एड़ी घिस जाती है, तो बिल्कुल यही हाल होता है हमारे हड्डियों का भी। तो चलते 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 इस तरह से होते हैं। लेकिन अब हमको क्या है, अगर नहीं चले तो भी मुंजमद होने का इरादा रहता है, का शक हो जाता है। तो इसके लिहाज से अपने आप पहली बात तो ग़िज़ा में कैल्शियम लाना, दूसरा मॉडरेट तौर पर अपने वज़न को संभालना, तीसरा जो है अपने जॉइंट्स को पर बार ज़्यादा डाले बिना, जैसे भाग 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 दौड़ के सीढ़ियों के ऊपर चढ़ जाना, कूद देना, पकड़ना, इस तरह से इन तमाम चीज़ों से अवॉइड करेंगे तो जॉइंट की लाइफ लंबी हो सकती है। जॉइंट जो है बड़े एक लंबे ऐसे काम न करें हाँ। जिनसे जोड़ों पर असर पड़ता हो, दबाव पड़ता हो। हाँ जी। और फिर आपको जो है ब्लड प्रेशर का भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है जी। इसके लिए ब्लड प्रेशर का भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ब्लड प्रेशर को भी बढ़ने ना दें और फिर फिजिकल एक्सरसाइजेस करें और जॉइंट को प्रोटेक्ट करें। और कभी समझो थोड़ा सा हल्का सा दर्द अगर हो रहा है तो नी जॉइंट और जॉइंट की जो निकाब जो होती है वो पहन लें, इससे जो है चारों तरफ से प्रेशर पड़ता है, उस पर बहुत तकलीफ नहीं है। और हेल्थी लाइफस्टाइल लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हजरत दाद जहाँ बैठ गए जिस महफिल में बैठ गए जिस महफिल इस तरह से जो है इस तरह से करेंगे तो भी अच्छा नहीं रहता है। हेल्थी लाइफस्टाइल लेना ज़रूरी है और फिर हमारी आदतों को भी सुधारना ज़रूरी है। तो इस तरह से जो है लोड बेरिंग जॉइंट्स के ऊपर वजन ना पड़े, इस बात का ज़रा ख्याल रख के हम लोग रखें तो लाइफ हमारी जॉइंट जो है बहुत लंबी हद तक एक लाइफ लॉन्ग तक चलता है। देखो फॉर एग्जांपल मैंने देखा है बहुत से लोगों को जो आज भी बस में चलते हैं, बस से आना जाना, क्योंकि बस जो है कि घर के पास तो नहीं आता, तो बस से तक पहुंचने के लिए चलना पड़ता है इनको, तो एक्सरसाइज हो गई। फिर वहाँ से उतरने के बाद वो जहाँ जाना है उनके डेस्टिनेशन के पास भी बस नहीं जाती, डेस्टिनेशन के करीब छोड़ती है, तो वहाँ से डेस्टिनेशन के लिए चल के आना, तो इस तरह से हो गया। तो लोग जो है यहाँ तक करते हैं कि मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ने के लिए करीबी मस्जिद के बजाय दूर की मस्जिद को जाते हैं, करीबी चर्च के बजाय दूसरे चर्च को जाते हैं। इनकी जो भी इबादत गाह है और दूर जो है वहाँ जा कर के लोग जो है इबादत करने की कोशिश करते हैं। इसके तरीका बहुत सही तरीका है इससे हमको कुछ ना कुछ तो एक्सरसाइज मिल जाती है। सुबह वॉकिंग के लिए अगर आप कहते हैं, जैसा कि मैं भी पेशेंट को बोलूँगा तो सुबह बोलते हैं हमारे घर के पास पार्क नहीं है। अरे भाई पार्क की क्या ज़रूरत है आपको, आप क्या है स्कूटर में बैठे चलते जाए आपके घर के सामने का 1 किलोमीटर जहाँ होता है वहाँ देख लीजिए कि कौन सी बिल्डिंग है, कौन सा झाड़ है, कौन सा दुकान है, फिर वापस आ जाइए। रोज़ सुबह वहाँ तक चलेंगे, फिर वापस आएंगे, 2 किलोमीटर की वॉक आपको मिल गई समझो। तो इस तरह से अगर हम अपने एक्सरसाइज भी करते चलेंगे तो देखो यहाँ एक मुतज़ाद ख्याल पैदा हो गया। मुसलसल चलते रहने से हड्डियाँ घिस जाती हैं, सही है। तो जो है मुसलसल चलते रहने से भी हड्डियाँ घिसती हैं, मगर सब तरफ से घिसते हैं वो, एक जगह से नहीं घिसते। ये जॉइंट वाली नहीं होता,
क्योंकि सब तरफ से होता है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं जी होता। जी। तो लिहाजा वो चढ़ना ज़रूरी है, खुद का काम खुद से करें, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, जी। मैं समझता हूँ कि आज हमारी गुफ्तगू अपने इख्तिताम को पहुँचती है। इससे पहले मैं आपको एक वाक़या सुनाना जी चाहूँगा जी, डॉक्टर साहब। फरमाइए फरमाइए। हकीम अजमल खान, जी जी जी, आप बहुत जानते हैं। मशहूर है, जी हाँ, मशहूर है ज़बान। जिनके नाम से दिल्ली में एक रोड भी है, हम्म। हकीम अजमल खान रोड। तो उनके ज़माने में क्या वो ब्रिटिश हुकूमत थी उन दिनों। हम्म। तो ये एक बार यूँ हुआ डॉक्टर साहब कि एक मदद का इफ्तिताह था, जी जी। तो उसमें आपको मदऊ किया गया। अच्छा। तो और फिर जब ये आप आए तो मुख्तलिफ कमरे आपको दिखाए गए, हाँ। मुख्तलिफ चीज़ें आपको दिखाई गई जो मतलब में आमतौर पर इस्तेमाल में आती हैं। वो सब चीज़ें देखने के बाद उनको एक ऐसे कमरे में लाया गया जहाँ एक मेज़ पर बहुत सारी हड्डियाँ, हाँ। क्योंकि आज हमारा मौजूद हड्डियों का है तो ये वाक़या मुझे याद आया, हड्डियाँ रखी हुई थी, जुड़ी हुई थी। तो हकीम अजमल खान को वहाँ लाया गया तो आपने गौर से देखा और एक हड्डी पर उनकी नज़र पड़ी और उस हड्डी को उन्होंने उठाकर अलग कर दिया और कहा कि जानवर की हड्डी है। ओह माशाल्लाह, बहुत खूब। तो इससे मुशाहदा हाँ, मगर ये मकसद यही था कि हकीम अजमल खान को आजमाया जाए, पहचाना जाए, आजमाया आजमाया जाए कि इनका कहाँ तक इनकी हिकमत है, कहाँ तक इनकी तिब है, कहाँ तक इनकी जानकारी है। तो उन्होंने उन तमाम हड्डियों में से एक हड्डी उठाई और कहा कि ये जानवर की हड्डी है। बहुत खूब। तो ये पहचान थी। क्या कहें, क्या जी कहें, जी क्या जी कहें। डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं हमारे मैं माफ़ कीजिए खता कलाइमा, जी। मुझे आपको एक एग्जांपल देनी है। जी। ज़रा एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। मैंने कहा कि हड्डियाँ जो है दो किस्म की होती हैं। हाँ। एक सख्त और एक नरम हड्डियाँ। हाँ। तो मेरे सामने दो स्पेसिमेंस हैं यहाँ पर। जी। एक ये जो देखने में बराबर साइज़ के हैं, दोनों एक साथ के हैं, दोनों एक साइज़ के हैं। अब इसमें अगर आप दबाएंगे तो ये दब जाता है। ये स्पॉन्जी टाइप का, इसमें इस टाइप की हड्डी में कैल्शियम कम है। जी। बिल्कुल कम है कैल्शियम, और इसको आप जितना भी जोर लगाएं ये नहीं सख्त है, इसके अंदर कैल्शियम मजबूत है। तो यही सबब है कि हमको जो है कैल्शियम का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। और अगर कैल्शियम को विटामिन डी के साथ मिलाकर लिया गया, विटामिन डी, विटामिन B1, B6, B12 इन तमाम के साथ अगर लिया गया तो इसकी कैल्शियम की ताकत बढ़ जाती है। हाँ। जैसे 100 mg का आप कैल्शियम ले, बता रहा हूँ मैं आपको, 100 mg का कैल्शियम है तो विटामिन डी के साथ लेके 200 mg का काम करेगा। तो लिहाजा विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपनी हड्डियों को रखने के लिए इन तमाम चीज़ों का ख्याल रख करके करेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। जी डॉक्टर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने अब मुफस्सिल तौर से हम लोगों को आर्थराइटिस की जानकारी दी। अब जैसा कि हमारा हर बार एक ज़मनी मौजू भी हुआ करता है, आज हम पोटाशियम को देंगे। जी। अच्छा जी बोलिए। गुज़िश्ता बार हमने पोटाशियम को जानबूझकर सेलेक्ट किया था। सबब यह है कि इन दिनों जिनकी उम्रें 40 साल से बढ़कर होती हैं उनको एक शिकायत हो जाती है, कभी चलते 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 उंगली अटक जाती है, हाथ से खोलना पड़ता है, कभी कभी सोते हुए पैर अटक जाता है, चितक जाता है, बड़ी मुश्किल से खोलते हैं। इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है कि सीधा करने के लिए लोग बच्चों को बुला करके मालिश कराते हैं, रगड़ते हैं इस तरह से, और फिर हाथ अटक जाता है, मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो ये तमाम क्रैम्प्स की वजह जो है पोटाशियम की कमी की वजह से होता है। जी जी। तो लिहाजा अगर हम पोटाशियम को लेकर का इस्तेमाल सही करें तो जो है हमारे मसल्स सही रहते हैं, हमारी हड्डियों के लिए भी बेहतर होगा, हमारे स्किन के लिए बेहतर होगा। तमाम जिस्म के काफ़ी अज़ा जो पोटाशियम के मोहताज हैं उनको आराम से पोटाशियम मिलेगा। अब पोटाशियम को आप आर्टिफिशियल तौर पे भी ले सकते हैं, मगर वो जो है डॉक्टर की सलाह के बग़ैर पोटाशियम का लेना उल्टा हो सकता है। कई बार ऐसा हुआ है पोटाशियम की कमी की वजह से एक चलता फिरता इंसान बिल्कुल मुर्दे की तरह सो जाएगा, ना हाथ हिला सकता, ना पैर हिला सकता, ना उंगलियां हिला सकता। अगर उसे सही मानों में पोटाशियम दिया गया तो वो थोड़ी देर में उठ के बैठ जा सकता है, लेकिन उसकी मिकदार क्या हो, कितनी अंदाज में हो, कितनी तादाद में दिया जाए, कितने mg का दिया जाए, तो कितने मिलीग्राम्स का, कितनी इस तरह से वो सिर्फ डॉक्टर ये कर सकता है। अब आपका सवाल ये होगा कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर जो है पोटाशियम बहुत ज़्यादा मिकदार में मिल जाती है जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। सबसे पहले तो जो है कौला नारल, इसको एलनीर कहते हैं, टेंडर कोकोनट जिसको कहा जाता है, उसके पानी में पोटाशियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। एक दूसरा केला, कोई भी केला हो,
किसी भी किस्म का केला हो, उसमें जो है पोटेशियम की मकदार भी जितनी हमें ज़रूरत पड़ती है उसकी मिल जाती है। तो इस तरह से देखें तो प्याज है, लहसुन है, तमाम चीज़ों में पोटेशियम की मकदार मिल जाती है हमें। वो तमाम खाते रहने से क्या होगा, रात की नींद बड़े इत्मीनान से गुजरेगी। आप कई बार मैंने देखा है हॉस्पिटलों को जो है आधी रात को जो है लोग बुजुर्गों को लेकर के स्ट्रेचर पे कारों में ले जाके हॉस्पिटल में डालते हैं, इसलिए कि उनकी जो मसल्स हैं वो अकड़ जाती हैं, तो पैर सीधा नहीं हो सकता। इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है, इतनी ज़्यादा तकलीफ, तो चीखे मारते रहते हैं। पेशेंट को अगर लाया गया तो पूरी अस्पताल में को सर तो उठा लेते हो जी, इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है। अब उनको अगर उनके ग्लूकोज में पोटेशियम की मकदार मिलाकर दें, थोड़ी देर में वो सही हो जाता। तो पोटेशियम इतनी ज़रूरी है। एक्चुअली पोटेशियम एक मेटल है, एक ऐसा मिनरल है, ऐसा एक मेटल है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो एक मेटल है वो, मगर वो हमारी ज़िंदगी में इतना इम्पोर्टेंट बन गया है कि उसके बिना हम लोग जी नहीं सकते। बहुत ज़रूरी है हमारे जिस्म को मेंटेन करने के लिए पोटेशियम, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। जी डॉक्टर साहब, आपने मुफस्सिल तौर पर आपने पोटेशियम की तारीफ कर दी है, जिसके क्या है जो फ़ायदे हैं जी जी उसको भी आपने बताया। हाँ। और ये किन किन चीज़ों में पाया जाता है जी जी वो भी बताया। और आपने ये भी बताया कि हमारे नर्व्स और मसल्स के प्रॉपर फंक्शनिंग में इसका रोल क्या है, इतना अहम रोल है इसका। तो आपने तमाम चीज़ें हमारे नाज़रीन के सामने रखी। फिलहाल आज की गुफ्तगू बड़ी फ़ायदेमंद और मुफीद रही होना चाहिए भाई। तो अगली बार हम लोग क्या करें डॉक्टर साहब, किस मौजू पे हम लोग नहीं, अब ये क्या है कि एक ज़रूरी था ये, क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ते में मेरे पास 2-3 केसेस ऐसे आ गए थे जो पोटेशियम की कमी की वजह से बड़ी मुश्किल में थे और तकलीफ उठा रहे थे, तो इसके लिए मैंने पोटेशियम करना चाहिए। अगर हम अगली बार टमाटो जैसी कोई फ्रूट वगैरह पे बात करें, नींबू ले लेंगे। हाँ, तो नींबू बहुत बड़ी चीज़ है। नींबू, हाँ नींबू विटामिन सी। हाँ जी, हाँ, तो नींबू को करेंगे। अच्छा जी, अब इसमें इसके लिए क्या करें, एक अब मौजूद मेरे जहन में आई है बात है, अगर आप इजाज़त दें तो हम करें कि औरतों में जो माहवारी जो होती है पीरियड्स, हाँ, उसमें बहुत तकलीफ उठाती हैं ये बच्चियाँ जी, तो अगर वो ले लें तो जी बेहतर है। ऐसी जानकारी हमारे बच्चों तक पहुँचनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जी करेंगे। अब देखो 99% हमारी बच्चियाँ जो हैं जो मेरे पास आती हैं अपना रंग बढ़ाने के लिए, अपने बालों के इलाज के लिए, जिनको भी आप पूछेंगे हाउ इज़ योर पीरियड नॉट नॉर्मल, हाउ इज़ योर पीरियड इरेगुलर है, हाउ इज़ योर पीरियड वेरी पेनफुल, इस तरह से क्या है कि बहुत ज़्यादा हो गया है। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे प्रोग्राम को बच्चियाँ भी बहुत देख रही हैं, सारे ख़ानदान के साथ बैठ के लोग देखते हैं। तो उस पीरियड के मुताल्लिक़ अगर हम डिस्कस करें कि पेनफुल पीरियड, मेनोरेजिया है, अमीनोरिया है, ये तमाम चीज़ें क्या क्या है, कुछ बात करें तो ठीक। जी जी, इसी पे हम लोग हिंदी हो रहा है हमारे लिए। हाँ, और ये जो है ये इसके पर बात करें, माहवारी पर जी जी की बात करेंगे डॉक्टर साहब। ये हज़रात तो ख़वातीन, मैं समझता हूँ कि आज की ये गुफ्तगू निहायत कारआमद और मुफीद रही और आप बहुत ही मुस्तफ़ीद हुए होंगे हमारी आज की इस गुफ्तगू से। और जैसा कि हमेशा मैं हर बार कहता हूँ कि हमारे प्रोग्राम को आप लाइक करें ना करें मगर शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हमारी ये बातें आम लोगों तक जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें और इसका फ़ायदा उठाएं। आप शेयर भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स भी करें ताकि हम लोग एहतियात से काम लें। तो मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करूँगा और आप तमाम का भी इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़।